स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का साइंस दीवाने विद्याकुल परिवार में। मैं शालिनी, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर, आज आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि है आपके अंतर बताओ। आपने अब तक जितना भी यहाँ पर टॉपिक पढ़ लिया है चैप्टर नंबर 6 के, जो कि आपका वंशागति का आणविक आधार है, अब उन टॉपिक में से आपके बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। अब मैं यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस को लेकर के आई हूँ जो ज्यादातर आपके अंतर बताओ में पूछे जाते हैं। हमारे अब तक 4 क्लासेस हो गई है, तो 4 क्लासेस के अंदर से जो जो क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपके ज्यादा संभावनाएं हैं कि ये अंतर बताओ की फॉर्म में आपसे पूछा जाएगा, आज हम उन क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बिना देरी के साथ हम यहाँ पर बात करते हैं अंतर बताओ वाले प्रश्नों की, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन में लगभग 3 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है और कभी कभी ये दीर्घ के पार्ट में भी दे दिया जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम देखो हमने जो अभी तक पढ़ लिया है उनमें मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ। पहला क्वेश्चन आपका ज्यादातर हमने यहाँ पर डीएनए आरएनए की संरचना को पढ़ा है ना, तो हम यहाँ पर पहले अंतर की बात करेंगे, डीएनए व आरएनए में क्या अंतर है। ठीक है, अंतर बताओ क्वेश्चन में पहला आपसे क्वेश्चन ये पूछे जाने की बहुत संभावनाएं रहती है। दूसरे हम बात करते हैं, दूसरा हम देखेंगे यहाँ पर किसमें, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में भी आपसे अंतर पूछा जाता है। ये भी आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो, न्यूक्लियोटाइड व न्यूक्लियोसाइड में अंतर, न्यूक्लियोसाइड में अंतर, साइड में अंतर, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, आप अगर अपने प्रीवियस पेपर को उठा करके देखोगे। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपको पूछे जाने की संभावनाएं है, प्यूरिन तथा प्राइमिडिन में अंतर, प्यूरिन तथा प्राइमिडिन में अंतर। ये क्वेश्चन भी अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखते हो तो कहीं ना कहीं ये आपको दिखेगा ही दिखेगा। और एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आपने पढ़ा था हमारी डीएनए पैकेजिंग में, यहां से एक अंतर बताओ का क्वेश्चन उठने की संभावना है, यूक्रोमेटिन तथा हेट्रोक्रोमेटिन में अंतर बताइए। ठीक है, कौन कौन सा, यूक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन व हेटेरोक्रोमेटिन, क्रोमेटिन में अंतर बताइए। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि अंतर बताओ वाले यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में उठ सकते हैं। ठीक है, अब तक हमने जितना पढ़ा उसी का एक सार निकाल करके मैं आपके साथ लेकर के आई हूं अंतर बताए वाले क्वेश्चन को। तो चलिए पहले हम बताते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होता है, आप सबने इनकी संरचनाओं को पढ़ा है, आपको इनके बारे में बहुत अच्छे से अंतर भी पता है। तो जब भी आप अंतर वाले क्वेश्चनों को करते हो तो एक लाइन खींच लो मध्य में, यहां लिख दो डीएनए और इस साइड लिख दो आरएनए। ठीक है, सबसे पहले हम डीएनए के फुल फॉर्म को अगर देखते हैं तो डीएनए का जो नाम होता है वो होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना। और अगर हम आरएनए की संरचना की बात करते हैं तो आरएनए का नाम होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब देखो जरा, हमने सबसे पहले क्या कहा, हम यहाँ पर अंतर की बात कर रहे हैं। तो डीएनए की संरचना अगर हम बना रहे हैं, ठीक है, डीएनए की संरचना हम बना रहे हैं, यहां पर नाइट्रोजन बेस है, यहां पर क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है। ठीक है, अगर हम इसके दूसरे और तीसरे स्थान पर देखते हैं तो यहाँ डीएनए की संरचना में क्या होता है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप की कमी होती है ना। OH की क्या है, OH की कमी है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, डीऑक्सी कहते हैं। ये बात क्लियर है। ये कैसी श्रृंखला है, ये सुगर कैसी है, डीऑक्सी राइबोस, है ना, राइबोस पेंटोस सुगर, यही है आपकी सुगर का नाम, राइबोस पेंटोस शुगर, ये उपस्थित होती है। अगर हम देख रहे हैं सबसे पहले दोनों के दोनों डीएनए और आरएनए, ये दोनों के दोनों न्यूक्लियोटाइड है ना। कैसी संरचना होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना होती है।
जब हम न्यूक्लियोटाइड के बेस पे इनको एक दूसरे से कंपेयर करेंगे तो हमने सबसे पहले इनकी शर्करा को देखा। पहला अंतर हम किस में देख रहे हैं, इनकी शर्करा में देख रहे हैं। पहला अंतर हमने देखा कि जो हमारा डीएनए होता है उसमें कैसी शर्करा उपस्थित है, उसमें जो शर्करा उपस्थित है डीएनए में वो कैसी है, डीऑक्सीराइबोस पेंटोस शुगर प्रेजेंट है। लेकिन जब हम आरएनए की संरचना देखेंगे, जब हम इसकी राइबोस शर्करा को देखते हैं तो हम देखेंगे कि इसमें क्या है, इसमें यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कार्बोक्सिलिक ग्रुप की यहाँ पर कमी नहीं है, है ना, सॉरी हाइड्रोक्साइड की कमी नहीं है। तो हम क्या देख रहे हैं, ये क्या है, OH है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी क्या है, OH है। नाइट्रोजन बेस जुड़ रहा है, यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे आरएनए की संरचना है जिसमें क्या है, OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो अगर हम इसकी संरचना को देखेंगे तो इसमें कैसी शुगर प्रेजेंट है, राइबोस पेंटोस शुगर प्रेजेंट है। पेंटोस यानी कि 5 कार्बन वाली, ठीक है। इतनी बात क्लियर। तो शर्करा के आधार पर हमारे डीएनए और आरएनए में अंतर क्या है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस पेंटोस शुगर प्रेजेंट होती है और आरएनए में राइबोस पेंटोस शुगर प्रेजेंट होती है। इसीलिए डीएनए का नाम ही क्या है, दोनों के दोनों क्या है, न्यूक्लियोटाइड संरचना है, दोनों के दोनों न्यूक्लियस में मिलते हैं। ये बात क्लियर है। तो हम इनको क्या कह रहे हैं, डीएनए को डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, और आरएनए को हम राइबो न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि इसमें क्या है, राइबोस पेंटोस शुगर है। तो पहला अंतर शर्करा के आधार पर हमने ये देखा, ठीक है। अब दूसरे अंतर की बात करते हैं। तो दूसरा अंतर हम किस में देखते हैं, दूसरा अंतर हम देखेंगे यहाँ पर किसमें, इनके नाइट्रोजन क्षार में, यानी कि नाइट्रोजिनस बेस में। नाइट्रोजिनस बेस के आधार पर जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो क्या होता है हमारा, जो हमारा डीएनए होता है इसकी श्रृंखला में हम देखेंगे कि इसमें क्या होंगे, जो प्यूरिन होते हैं वो क्या हो गया, और प्राइमिडीन क्या होते हैं, प्राइमिडीन क्या होते हैं, देखो जो प्यूरिन होगा उसमें तो एडेनिन और क्या है, ग्वानिन है, और प्राइमिडीन में क्या होता है, प्राइमिडीन में होता है इसके पास साइटोसिन और थाइमिन। ये बात क्लियर है, ठीक है। अब इसी के साथ अगर हम आरएनए की संरचना को देखते हैं, अगर हम क्या कह रहे हैं, आरएनए की संरचना हम देख रहे हैं तो आरएनए में क्या है, प्यूरिन तो डीएनए के समान ही है ना, प्यूरिन क्या है, एडेनिन और ग्वानिन है। लेकिन जब हम यहाँ पर प्राइमिडीन को देखते हैं, ठीक है, प्राइमिडीन को देखते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर साइटोसिन तो है डीएनए के समान, लेकिन ये जो हमारा थाइमिन होता है, इस थाइमिन की जगह यहाँ पर क्या उपस्थित होता है, इसकी जगह यहाँ पर यूरेसिल प्रेजेंट होता है। क्या होता है, यूरेसिल, यानी कि डीएनए के प्राइमिडीन में हम देख रहे हैं नाइट्रोजन क्षार, यहाँ पर थाइमिन दिख रहा है आपको, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यूरेसिल दिख रहा है। तो ये अंतर होता है। इसके नाइट्रोजन क्षार कौन कौन से होंगे, जो डीएनए के नाइट्रोजन क्षार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं आपके, ये ध्यान रखना है, एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है और थाइमिन होता है। ये किसके नाइट्रोजन क्षार है, ये डीएनए के नाइट्रोजन क्षार है। लेकिन अगर हम आरएनए के नाइट्रोजन क्षार की बात करेंगे तो आरएनए के नाइट्रोजन क्षार क्या हो जाएंगे, ये होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूरेसिल होता है। तो ये टी और यू का क्या आ गया है, अंतर आ गया है। तो नाइट्रोजन क्षार के आधार पर ये इस तरीके से आपस में इनमें अंतर नजर आता है। क्लियर हो गई है ये बात भी, ठीक है। उसके बाद अगर हम डीएनए की श्रृंखला देखते हैं, आपने रुको डीएनए की श्रृंखला देखी है ना, अगर हम डीएनए की श्रृंखला को देखते हैं तो डीएनए की श्रृंखला कहाँ बनाओ, चलो यहीं पे बना देते हैं, ठीक है, यहां पर देख रही हूं, ठीक है, यहीं पे लिख देते हैं, यहीं पर हम डीएनए की श्रृंखला देख लेते हैं। तो डीएनए की श्रृंखला हमेशा याद रखो ये कैसी होती है, द्विकुंडलित होती है, ठीक है, कैसी होती है, द्विकुंडलित, है ना, कैसी 5' to 3' होती है, 5' to 3' होती है, और क्या होती है 3' to 5' होती है, ठीक है, 3' to 5' होती है। ये क्या होती है, हमारी डीएनए की श्रृंखला होती है। कौन कैसी कैसी होती है, 5' to
3' होती है और 3' to 5' द्विकुंडलत श्रृंखला होती है। जबकि जब आप आरएनए की श्रृंखला को देखते हो तो आरएनए की श्रृंखला कैसी श्रृंखला है, एकल श्रृंखला होती है। कैसी श्रृंखला होगी, एकल श्रृंखला होगी और ये केवल क्या होती है, 5' to 3' होती है। यानी कि एक श्रृंखला है, ये 5 से लेके 3' में, और यहाँ पर क्या है, इसके नाइट्रोजन बेस है। क्लियर हुई ये बात? तो हमेशा याद रखोगे, अगर हम डीएनए की श्रृंखला देख रहे हैं, डीएनए एक द्विकुंडलित श्रृंखला होती है और आरएनए एकल श्रृंखला होती है। ठीक है, अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि डीएनए की संरचना में आप देख रहे हो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप की कमी है ना, एक OH क्या है, कम है। तो यहाँ पर जो हमारा डीएनए होता है वो कैसा होता है, अक्रियाशील होता है। यानी कि उसकी जो क्रियाशीलता होती है वो बहुत कम होती है और उसकी रासायनिक दृष्टि से हम देखते हैं उसमें थाइमिन जो उपस्थित है, इसके कारण वो कैसा पदार्थ होता है, एक स्थायी होता है। यानी कि वो स्थायी होता है इस थाइमिन की प्रेजेंट के कारण। लेकिन आरएनए की हम बात करते हैं तो इसमें OH ग्रुप है, डीएनए से एक ज्यादा OH ग्रुप है। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि जो आरएनए होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है। और क्रियाशील के साथ साथ अगर इनकी संरचना में यूरेसिल प्रेजेंट है तो यूरेसिल के कारण ये कैसा होता है, अस्थायी होता है। क्लियर? ठीक है, यानी कि इसमें उत्परिवर्तन जल्दी हो जाएगा और इसमें क्या होता है, बहुत धीमी गति से उत्परिवर्तन की क्रिया होती है। ठीक है, तो चलिए अब हम इस चार्ट को देख करके एक एक बातें को और पढ़ लेंगे। ये तो आपके बेस थे। ठीक है, चलो अब देखो डीएनए क्या है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, ये बात क्लियर है। जबकि आरएनए में राइबोस शर्करा होती है। दूसरी बात देखो, थाइमिन नाइट्रोजन बेस होता है और थाइमिन के स्थान पर इसमें क्या होता है, यूरेसिल होता है। इसके नाइट्रोजन क्षार है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। और डीएनए के नाइट्रोजन क्षार है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन होते हैं। फिर देखो एक और बात, देखो डीएनए अणु दो लंबे कुंडलित तथा एक दूसरे के पूरक सूत्रों का बना होता है। तो डीएनए की संरचना में आपने देखा ना, 5' to 3', 3' to 5', ये दोनों आपस में कैसी होती है, कुंडलित होती है। क्लियर? जबकि आरएनए अणु में केवल एक ही सूत्र होता है, यानी कि वो कितना होता है, 5' to 3' होता है। फिर देखो डीएनए की बात करी गई है, डीएनए क्या है, यह आनुवांशिक पदार्थ है जो कि क्या होगा, और ये कोशिका में होने वाली सभी क्रियाओं को आरएनए के द्वारा नियंत्रित करता है। तो अब आगे आप देखोगे कि जो डीएनए होता है वो क्या करता है, सभी सूचनाओं के, यानी कि जो भी प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो भी आवश्यक सूचनाएं होती हैं वो सबको निहित कौन करता है, ये डीएनए करता है। यानी कि प्रोटीन संश्लेषण की जो भी सूचनाएं रहती है वो किस में रहती है, डीएनए में रहती है। क्योंकि डीएनए में आपको पता है ना, जीन के क्या है, खंड है। डीएनए क्या है, वो जीन जो लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। तो डीएनए में सूचनाएं होती है, लेकिन डीएनए क्या नहीं करता है, उन सूचनाओं को प्रोटीन में नहीं बदल देता है। डीएनए क्या करेगा, अपनी उन सूचनाओं को आरएनए को ट्रांसफर करता है और फिर आरएनए उससे क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक है, तो इसलिए ये पॉइंट लिखा है कि डीएनए क्या कर रहा है, तो वो आनुवांशिक पदार्थ, उसका नाम आनुवांशिक पदार्थ, उसमें क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, आनुवांशिक सूचनाएं है उसमें। ठीक है, लेकिन वो अपनी इन आनुवांशिक सूचनाओं को किसको दे देता है, इस आरएनए को देता है। अब देखो आरएनए क्या है, ये भी क्या होता है, ये क्या है, यह आनुवांशिक पदार्थ नहीं है और ये क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण में विशेष योगदान देता है। मैंने कहा ना, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। देखो आनुवांशिक पदार्थ नहीं है, लेकिन कुछ जो विषाणु होते हैं उनमें क्या होगा, ये आनुवांशिक पदार्थ आपको देखने के लिए मिलता है। कुछ विषाणुओं की बात करी हमने, ठीक है, लेकिन सभी सजीवों में हमें डीएनए क्या दिखेगा, आनुवांशिक पदार्थ दिखेगा। उसके बाद देखो फिर डीएनए की बात करें, अब इसके स्थान की बात करें कि आखिर डीएनए होता कहाँ है। तो डीएनए में आपको पता है कि डीएनए कहाँ होगा, कोशिका के केंद्रक में, और फंदा किसके अंदर रहता है, किसके अंदर पैक्ड रहता है, क्रोमोसोम के अंदर। ये बात क्लियर है ना। तो देखो डीएनए केवल क्या होगा, केंद्रक के क्रोमेटिन सूत्रों में ही पाया जाता है। आपको पता है ना, डीएनए पैकेजिंग में हमने पढ़ा। अब आरएनए की बात करते हैं तो ये केंद्रक के केंद्रिका द्रव में होता है, केंद्रिका में होता है और कोशिका द्रव में भी होता है। तो जब क्या होगा, डीएनए से आरएनए का निर्माण होगा तो ये केंद्रक में ही होगा। उसके बाद आरएनए जब प्रोटीन का संश्लेषण करेगा तो वो केंद्रक से बाहर कोशिका द्रव में जाकर के ये संश्लेषण की क्रिया करता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो आरएनए होता है वो आपको केंद्रक में भी देखने के लिए मिलेगा और ये कहाँ देखने के लिए मिलेगा, कोशिका द्रव में भी देखने के लिए मिलेगा। जबकि डीएनए क्या रहता है, केंद्रक में ही रहता है। वो केंद्रक में ही अपनी प्रतिकृति करेगा, अपने यहाँ से अपनी संरचना से फिर क्या कर रहा है, डीएनए वो आरएनए का निर्माण करेगा। ठीक है, तो उसका स्थान केंद्रक
एक ही है, वो ऐसे भटकेगा नहीं इधर उधर। क्लियर हो गई है? ठीक है, फिर उसके बाद देखो यहाँ पर डीएनए की बात करी है। डीएनए देखो द्विगुणन यानी कि रेप्लिकेशन के द्वारा अपने समान नए अणु को बनाता है। यानी कि अब आप पढ़ोगे कि डीएनए से डीएनए का निर्माण कैसे होता है, जिसे हम डीएनए प्रतिकृति कहते हैं। तो डीएनए में ये गुण होता है कि वो अपनी दोनों श्रृंखलाओं के सम्मुख एक नई श्रृंखला का निर्माण कर लेता है। ठीक है, डीएनए के पास दोनों श्रृंखला है, तो डीएनए क्या करता है, उन दोनों श्रृंखला के सामने एक और नई श्रृंखला का निर्माण कर सकता है। यानी कि एक डीएनए अणु से दो डीएनए अणु का निर्माण होता है। तो ये क्या गुण कहलाता है, ये कहलाता है डीएनए की प्रतिकृति। अब आरएनए की जब बात करते हैं तो द्विगुणन का ये जो गुण होता है ये आरएनए में नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि आरएनए का निर्माण किससे होता है, डीएनए के द्वारा ही होता है। और कौन सी क्रिया के द्वारा, अनुलेखन के द्वारा। ठीक है, तो ये जो मेन अंतर है ये हमारे किस में है, डीएनए और आरएनए। अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बहुत अच्छे से एक पॉइंट बना करके लिख सकते हो कहाँ स्थान होता है डीएनए का। ठीक है, फिर उसके बाद दोनों ही न्यूक्लियोटाइड संरचना है, तो न्यूक्लियोटाइड में शर्करा कैसी है, फिर नाइट्रोजन बेस कैसे है। ठीक है, फिर यहाँ पर गुण क्या है इनके, है ना, इनकी श्रृंखला, इनका जो श्रृंखला है उसकी आकृति कैसी है, ये सारी की सारी बातों में आप क्या कर सकते हो, इनके पॉइंट बना के इन दोनों में अंतर लिख सकते हो। क्लियर है ये बात? चलिए अब अगला देखते हैं। अगला हमारे पास जो अंतर है वो क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या अंतर होता है। तो इसकी क्लास तो मैंने आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से दी थी, है ना। ये दोनों ही क्या होते हैं, रासायनिक पदार्थ है ना। ये क्या होते हैं, दोनों ही रासायनिक क्या है, रासायनिक अणु होते हैं। ये बात आपको क्लियर है। जब मैं किसकी बात करूंगी, न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा क्या बात कर रहे हैं, न्यूक्लियोसाइड की बात कर रहे हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए ये जो रासायनिक पदार्थ है इसमें न्यूक्लियोसाइड की जब हम बात करते हैं तो इस पदार्थ में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, जो न्यूक्लियोसाइड अणु होता है आपको पता होना चाहिए ये क्या है, ये ध्यान रखोगे, ये क्या होता है, एक क्षार होता है। ये कैसा गुण दिखाता है, क्षारीय गुण दिखाता है। क्षारीय गुण कैसे दिखाता है, क्योंकि जब आप इसकी संरचना को देखोगे तो इसमें क्या उपस्थित होती है, एक शर्करा उपस्थित होती है, और उस शर्करा के साथ क्या दिखाई देगा आपको, नाइट्रोजन क्षार जुड़ा हुआ दिखाई देगा। केवल क्या दिखाई देगा, नाइट्रोजन क्षार दिखाई देगा। ठीक है, और वो शर्करा कैसी, ये जो पेंटोस शर्करा की बात करी है ना मैंने, पेंटोस शर्करा उपस्थित है और उस पेंटोस शर्करा के साथ नाइट्रोजन बेस उपस्थित होता है। ये दोनों जब मिलते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर डायग्राम बना रही हूँ इस तरीके से, ये इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, इसके पहले स्थान पर क्या जुड़ा हुआ रहेगा, नाइट्रोजन बेस जुड़ा होता है, और ये खुद क्या है, ये खुद शुगर होती है। यानी कि ये कैसी शुगर है, पेंटोस शुगर है। तो ये जो संरचना है ये किसकी है, आपके न्यूक्लियोसाइड की है। अगर आप न्यूक्लियोसाइड में बंध की उपस्थिति दिखाते हो तो पहला अंतर ये, पहला ये, दूसरा ये, तीसरी बात हम लिख रहे हैं कि इसमें केवल एक ही बंध उपस्थित होगा जिसका नाम क्या है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, सिडिक बंध। ठीक है, यही बंध उपस्थित होता है क्योंकि केवल नाइट्रोजन क्षार ही जुड़ा हुआ है पेंटोस शुगर के पहले स्थान से। लेकिन जब हम न्यूक्लियोटाइड की संरचना को देखते हैं तो न्यूक्लियोसाइड से ही किसका निर्माण हुआ है, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण हुआ है। तो ये कैसी प्रकृति होती है, इसकी अम्लीय प्रकृति होती है। अम्लीय प्रकृति क्यों होती है, क्योंकि इसमें आप देखोगे कि 5वें स्थान पर एक फॉस्फोरिक एसिड जुड़ा होता है, इस कारण इसमें एसिड उपस्थित है। ये कैसा होता है, अम्लीय गुण को प्रदर्शित करता है। जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या, यहाँ पर क्या होती है, पेंटोस शुगर प्रेजेंट होती है ना, पेंटोस शर्करा प्रेजेंट होती है। अगर क्या है, आरएनए होगा तो राइबोस पेंटोस शुगर है, और अगर डीएनए है तो डीऑक्सी राइबोस पेंटोस शुगर है। ऐसा होता है, ये बात क्लियर है। प्लस क्या होता है, इसमें नाइट्रोजन क्षार होता है, नाइट्रोजन क्षार होता है। ठीक है, और प्लस इसमें क्या होता है, मैंने अभी अभी बताया, एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। फॉस्फेट ग्रुप की या फिर हम फॉस्फोरिक एसिड भी हम उसको कहते हैं। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फिक एसिड होता है। इतनी बात क्लियर। अब हम देखते हैं कि अगर इनकी संरचना हम बना रहे हैं तो ये हमारी क्या रही, ये हमारी रही पेंटोस शुगर। इस पेंटोस शुगर के पहले स्थान से हमारा कौन जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन क्षार, और इसके 5वें स्थान से हम देखते हैं यहाँ पर हमारा क्या जुड़ा होता है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है। तो इस तरीके से ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है आपकी क्या, एक यहाँ पर संरचना किसकी, न्यूक्लियोटाइड की।
ठीक है। न्यूक्लियोटाइड, टा यानी कि तीन संरचना, यानी कि एक संरचना, दो संरचना, तीन संरचना। साइड में क्या होगा, केवल दो संरचना ही उपस्थित होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें कितने बंध उपस्थित है। तो एक बंध यहाँ पर पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन क्षार के यहाँ पर क्या है, बंध उपस्थित है। तो पहला बंध का नाम क्या होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बंध। ठीक है, और दूसरा बंध कौन सा उपस्थित है, ये यहां से भी तो बंध से जुड़ा हुआ है, तो ये बंध क्या होगा, ये बंध को कहते हैं हम फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। फॉस्फो, ये आपको मैं पढ़ा चुकी हूं, एस्टर बंध। ठीक है, तो जब आपको अंतर लिखना हो तो आप इस तरीके से तीन अंतर लिख सकते हो और फिर उसके बाद एग्जाम्पल भी देख सकते हो, है ना। जैसे कि जब न्यूक्लियोटाइड बनता है तो इसके एग्जाम्पल में अगर राइबोसोम बन रहा है तो राइबोस एडेनिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है ना। जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर हम डीएनए बना रहे हैं तो डीएनए अगर बन रहा होगा, अगर हम डीएनए बना रहे हैं, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं, तो वो क्या बनेगा, वो क्या बनेगा, डीऑक्सी, डीऑक्सी, फिर डीऑक्सी क्या, एडेनिलिक, एडेनिलिक एसिड, है ना। अगर एडेनिन लगा होगा या फिर ग्वानिन लगा होता तो ग्वानिलिक एसिड, है ना, साइटिडिन, साइटिडिनिक एसिड, ये सब होते हैं। ठीक है, उसी के साथ अगर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं तो अगर हम इसी के एग्जांपल में आरएनए का नहीं, डीएनए का ही लेते हैं, है ना, क्योंकि डीएनए बनाया मैंने यहाँ पे। अगर डीएनए का हम न्यूक्लियोसाइड लेते हैं, डीएनए का न्यूक्लियोसाइड लेते हैं तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, यहाँ पर डीऑक्सी, डीऑक्सी क्या, यहाँ पर एडिनोसिन, एडिनोसिन। ठीक है, क्योंकि क्या है, केवल न्यूक्लियोसाइड उपस्थित है, बाकी कुछ नहीं है। इसमें एसिड भी उपस्थित है, इसलिए हमने एसिड भी लगा दिया। एग्जाम्पल में तो आपके बथेरे एग्जाम्पल पड़े हुए हैं, आरएनए के न्यूक्लियोसाइड बना दो, डीएनए के न्यूक्लियोसाइड, चारों के चारों, चार और चार 8 एग्जाम्पल हो जाएंगे दोनों के। ठीक है, तो ये आप बना सकते हो अच्छी तरीके से। वैसे 8 एग्जाम्पल लिखना नहीं है, दो लिख दोगे, वो उसमें भी आपको बहुत अच्छे से नंबर मिल जाएंगे। तो ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, जब न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में अंतर आएगा तो आपको क्या लिखना है, क्लियर हो गई। अब इसके बाद अगली संरचना में चलते हैं। अगली संरचना क्या है, देखते हैं। अगला जो अंतर है वो क्या है, देखेंगे। अगला अंतर है प्यूरिन और प्राइमिडीन्स में क्या अंतर होता है। तो प्यूरिन्स और प्राइमिडीन्स दोनों ही क्या है, सबसे पहले आप सभी को पता है, आपने क्या पढ़ा था, ये क्या होते हैं, नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, है ना। नाइट्रोजनस बेस यानी कि क्या होंगे, ये होते हैं आपके नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन क्षार होते हैं। ये बात तो आपको क्लियर है, दोनों के दोनों, है ना। अब इन दोनों में आखिर अंतर क्या होता है इसकी बात करते हैं। तो प्यूरिन की जब हम बात करते हैं, प्यूरिन की बात कर रहे हैं, और क्या है, प्राइमिडीन की बात करेंगे। ठीक है, तो क्या अंतर इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। तो प्यूरिन में मैंने आपको क्या कहा, ये वे नाइट्रोजन क्षार होते हैं जिसमें क्या होगा, एक हेक्सावलय होता है। ठीक है, एक क्या होगा, हेक्सावलय होता है, और क्या होगा उसके साथ क्या होता है, एक पेंटावलय होता है, पेंटावलय उपस्थित होता है ना। वलय यानी कि रिंग वाली संरचना। हेक्सा कैसी, जैसे कि एग्जांपल में आपको दिखा रही हूं, ये क्या है, ये है हेक्सावलय, और ये क्या है हमारी पेंटावलय। ठीक है, तो हेक्सावलय और पेंटावलय वाली संरचना जो होती है उसे हम प्यूरिन कहते हैं। प्यूरिन में आपके कौन कौन आ जाते हैं, प्यूरिन में आपके आ जाते हैं एडेनिन, ठीक है, और क्या आ जाता है, ग्वानिन। ठीक है, एडेनिन, और क्या आ जाएगा, ग्वानिन आता है। क्लियर इतनी बात। ये बात ध्यान रखनी है कि प्यूरिन क्या होता है, ये ऐसे नाइट्रोजन क्षार होते हैं जिनकी संरचना में एक हेक्सावलय और एक पेंटावलय उपस्थित होता है, एडेनिन, ग्वानिन। ठीक है, एडेनिन की संरचना आप देखोगे तो उसमें भी एक हेक्सावलय और एक क्या दिखाई देगा आपको, पेंटावलय दिखाई देगा। अब इसके बाद दूसरा प्राइमिडीन की हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसकी अगर हम बात करेंगे तो हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है, एकल, यानी कि क्या होगा, एकल हेक्सावलय होता है। ठीक है, क्या होता है, केवल एक ही यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, इनकी संरचना में एक हेक्सावलय होता है, हेक्सा रिंग होती है, हेक्सावलय होता है, वलय यानी कि रिंग होती है। तो इस तरीके से आप बना सकते हो, ये बात क्लियर है। ठीक है, और इसके एग्जांपल में आपके क्या क्या आते हैं, इसके एग्जांपल में आते हैं साइटोसिन, साइटोसिन जिसे आप सी से डिनोट करोगे। ठीक है, फिर थाइमिन, थाइमिन जिसे आप किससे करोगे, टी से करोगे, और क्या होता है,
यूरेसिल होता है। क्या होगा? यूरेसिल होता है, यानी कि क्या हो जाएगा? आपका यू हो जाएगा। क्लियर हो गई? तो ये आपके अंतर हो जाएंगे प्यूरिन और प्राइमेडिन में। कॉन्सेप्ट क्लियर है? दोनों ही नाइट्रोजन क्षार होते हैं, डीएनए आरएनए की संरचना में उपस्थित होते हैं, जबकि यहाँ पर प्यूरिन जो होता है इसकी संरचना में एक हेक्सावलय एक पेंटावलय होता है। एडेनिन ग्वानिन की जब आप संरचना देखते हो तो इसमें आपको दो रिंग दिखाई देती है, दो वलय नजर आते हैं, हेक्सा एक पेंटा। जबकि प्राइमेडिन की हम बात करते हैं तो इनकी संरचना में केवल एक ही हेक्सावलय होता है और इसमें क्या आ जाते हैं? साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। अगर हम डीएनए के केस में देखते हैं तो डीएनए के केस में जो प्राइमेडिन होते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं साइटोसिन और थाइमिन होते हैं। और अगर आरएनए के केस में हम देखते हैं तो आरएनए के केस में क्या हो जाएंगे? साइटोसिन और यूरेसिल होता है, थाइमिन नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात आपने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके याद रखना है। अंतर पूछे जाते इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन में अंतर बताइए। अब आप सभी मुझे बता सकते हैं कि हमने यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन कहाँ पढ़ा था? सबसे पहले आ जाओ कि क्रोमेटिन हमने कहाँ पढ़ा था। आप सभी को पता है ना, हम डीएनए पैकेजिंग पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था कि डीएनए किस तरीके से अपने आप को पैक करते हैं, कैसे वो डीएनए पहले मोती रूपी संरचना में बदल गए थे, है ना। और वो मोती रूपी संरचना क्या कहलाती थी? क्रोमेटिन कहलाती थी। और ये जो क्रोमेटिन होता था ये हमारे गुणसूत्र के अंदर नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ बंध जाते थे। अगर ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से, टाइट तरीके से बंधे होते थे, तो जब हम इसको कोशिकाओं में और सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो ये कैसे नजर आते थे? गाढ़े नजर आएंगे, है ना। ये कैसे? गाढ़े कलर के, क्योंकि टाइट बंधे हैं और गाढ़े नजर आते थे। तो ऐसे जो क्रोमेटिन होते थे उन्हें हम क्या कहेंगे? हेटेरोक्रोमेटिन कहते थे। और जो ढीले बंधे होते थे, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते थे, हल्के बंधे हैं, हल्के दिखाई देते थे, उन्हें हम क्या कहते थे? यूक्रोमेटिन कहते थे। ये पढ़ा था आपने। अब इनको कैसे लिखोगे तो आप सभी को पता होना चाहिए कि हमने क्या देखा। देखो क्या देख रहे हैं? केंद्रकों में कुछ जगह पर क्रोमेटिन ढीले व हल्के अभिरंजित होते हैं, इन्हें हम क्या कहेंगे? यूक्रोमेटिन कहते हैं। और क्रोमेटिन जो अच्छे ढंग से बंधे रहते हैं उन्हें हम अभिरंजित होते हैं और उन्हें हम क्या कहेंगे? क्या कहते हैं? हेटेरोक्रोमेटिन कहते हैं। तो पहला अंतर तो आप इस तरीके से लिख दोगे, है ना, लाइन बना करके, एक यहाँ एक यहाँ। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। उसके बाद देखो पहले लिखते हैं, यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन डीएनए के बने होते, दोनों ही डीएनए के बने हैं। यूक्रोमेटिन भाग आनुवांशिक दृष्टि से सक्रिय होता है, जबकि हेटेरोक्रोमेटिन आनुवांशिक दृष्टि से अक्रिय होता है। यूक्रोमेटिन में हेटेरोक्रोमेटिन की अपेक्षा जीन विनिमय ज्यादा अधिक आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये तीन अंतर हो सकते हैं आपके यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन में। वैसे 1 नंबर 2 नंबर का आएगा तो मेन जो बात आपकी एनसीईआरटी लाइन में लिखी हुई है, जो केंद्रक में वो जो क्रोमेटिन जो केंद्रक में अच्छी तरीके से बंधे हुए हैं, ठीक है, अच्छी तरीके से बंधे हुए हैं और अभिरंजित करने पर रंग दिखा रहे हैं अपना, ठीक है, अभिरंजित अच्छी तरीके से होकर के दिख रहे हैं, तो उनको हेटेरोक्रोमेटिन कहेंगे। और जो ढीले ढाले भले हुए हैं, है ना, तो उनको अभिरंजित करें तो वो ठीक प्रकार से नहीं दिखाई देंगे, वो क्या कहलाएंगे? यूक्रोमेटिन कहलाएंगे। तो मुझे लगता है कि आपको ये जो चारों के चारों मैंने अंतर बताए, ये अब तक का हमने जो पढ़ा है, हमने डीएनए पढ़ा था, उसकी संरचनाएं पढ़ी थी, डीएनए पैकेजिंग तक हम पहुंच गए थे। यहाँ तक ये जो जितना भी हमने पढ़ा है, वहां उन सब में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो अंतर पूछे जाते हैं वो मैंने आज की क्लास में आपको ला करके एक तरीके से आपका एक रिविजन करा दिया है। ठीक है, आपका रिविजन भी होगा और इस क्वेश्चन को किस तरीके से आपको लिखना है ये भी आज की क्लास में आपको पता चल गया है। आगे अब हम नए टॉपिक के आगे बढ़ेंगे जो कि आपका स्टार्ट होगा अगला। ठीक है, वो अगली क्लास से हम पढ़ने वाले हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जो इस क्लास का आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा वो हमारे चैनल साइंस दीवाने विद्याकुल में मिलेगा। ठीक है, तो आपको सही ग्रुप को ज्वाइन कर देना है साइंस दीवाने विद्याकुल में। ठीक है, साथ ही साथ एक और हमारा यूट्यूब साइंस दीवाने शॉर्ट्स नेम से चैनल है, आप क्या कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी प्रश्न परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो ये नंबर पर ग्रुप नहीं मिल रहा है तो आप इसमें मैसेज डाल दो कि मैम ग्रुप नहीं मिल रहा है। और जितने बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि क्लास के नोटिफिकेशन तभी आपको मिलते हैं। और मेन बात है कि आप रिवीजन करो। अभी तक 5वां चैप्टर 6वां चैप्टर
जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो पीछे का रिवीजन भी करते रहो। आपको एक संडे मिल रहा है, एक बार रिवीजन जरूर करके देखो कि आपका कौन सा बेस क्लियर नहीं है। अगर बेस क्लियर भी है तो उसको रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना, क्योंकि आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, थोड़ा लेवल हाई हाई हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे रिवीजन करते रहोगे तो आपको वो सारी चीजें इजी लगेगी। तो मेन है रिवीजन करना। आपकी सक्सेस की जो की बनेगी वो रिवीजन ही बनेगी। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए। बाय बाय।